नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। देश में इस वक्त हाहाकार मचा है कि नीट पेपर में गड़बड़ी को लेकर, यानी जिस तरीके से नीट पेपर को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बाद शिक्षा मंत्री का ये मान लेना कि वाकई में कई दो जगहों पर दो सेंटर में इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, जिसको लेकर अब दरअसल ये बड़ा गंभीर सवाल हो गया है कि पिछले अगर कुछ सालों से देखा जाए तो न सिर्फ नीट के पेपर को लेकर बल्कि कई ऐसे पेपर देश के अलग अलग राज्यों में हुए हैं जहां पर वाकई में गड़बड़ी पाई गई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आप सोचिए, कोई ऐसा पेपर नहीं होता है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, किसी राज्य का, बंगाल तक की बात कर रहे हैं, कनेक्शन जब जोड़ा जाता है तो नकल माफियाओं का कहा जाए कि एक ही तरीके का पैटर्न सामने आता है। तो ऐसे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नीट पेपर में गड़बड़ी को लेकर अब सरकार भी मान रही है, जांच की बात कर रही है, लेकिन इन सब के अलावा जो अब तक खबर सामने आई है कि पड़ताल में जो नाम सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये नाम वो हैं जिनमें से कुछ की गिरफ्तारियां तो हुई हैं, पहले नाम आ चुके थे इनके, कुछ की गिरफ्तारियां हुई, छूट गए, दोबारा फिर उसी काम में लग गए। लेकिन ये नेटवर्क यूपी से लेकर, नोएडा से लेकर, बिहार, पटना, नालंदा, गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला है, जो एक एक करके सारे पेपर को बकायदा नोटिफाई करके और किस तरीके से पेपर लीक करवाता है, बच्चों के भविष्य बर्बाद करता है। लाखों लाख में ये पेपर बेचे जाते हैं और पैटर्न देखिए किस तरीके से कि बच्चों को पहले पेपर लिखवाया जाता था, जो पैसे देते थे, लेकिन अब क्या होता है कि पेपर लेने के बाद बकायदा रटवा दिया जाता है और वो रट के जाकर पेपर उसी तरीके से हूबहू लिख कर चले आते हैं। फिर बाद में अगर बवाल मचता तो ठीक है, नहीं तो फिर वो टॉपर होते हैं। अंदाज इस तरीके का है, पैटर्न इस तरीके का है, और ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि देश के भीतर क्या वाकई में फेयर तरीके से कोई परीक्षा हो पाएगी। मेरे साथ मोहित भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और यही समझने की कोशिश करेंगे। मोहित, नीट को लेकर अभी देखिए बवाल है। 13 जून को दरअसल शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 16 को 3 दिन बाद खबर आती है, उनकी तरफ से बयान होता है कि 2 ऐसे सेंटर रिकॉग्नाइज किए गए हैं जहां पर नीट को लेकर गड़बड़ी की खबर है। तो नीट जैसी परीक्षा जो इतने बड़े पैमाने पर, इतने हाई सिक्योरिटी में होती है, बिना नकल मुक्त करने के लिए बात कही जाती है, लेकिन अगर वहां पर ये धांधली हो रही है तो सवाल खड़ा होता है कि जो नाम अब तक सामने आए हैं, क्या हमारे सरकारी तंत्र से ज्यादा मजबूत नकल माफियाओं का तंत्र है? देखिए, ये जो नीट और पूरा नकल माफिया है ना, ये चैलेंज सरकार के सामने भी है सबसे बड़ा, कि आखिर इनसे निपटा कैसे जाए। क्योंकि जिस तरीके से कहीं न कहीं जितनी भी तमाम सुरक्षा और जितने एहतियात बरते जाते हैं, उसके बाद अब उनका काम, उनका नकल माफिया उससे एक कदम, जो होता है ना कि क्रिमिनल्स हमेशा एक कदम उस तरीके से। तो यहाँ पर ये पूरा मामला उसी तरीके से है। अभी पिछले दिनों जैसे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव से अभी ठीक पहले जो पुलिस भर्ती की परीक्षा थी, वहां पर भी यही देखा गया था। एक फोटो वायरल हुई थी उस दौरान, वहां पर भी जैसे नीट की परीक्षा में जो एक आरोप लग रहे हैं कि हरियाणा के एक साथ कई बच्चे जो हैं, 7 से 8 बच्चे, वो सभी टॉप कर गए और वो एक ही सेंटर के थे, एक ही सेंटर के थे। तो ऐसे ही जब यूपी, यही हाल नीट में नालंदा का था और यही हाल गुजरात में एक सेंटर था वहां का। जी जी। तो यहाँ पर ये इनका पैटर्न एक सा है कि आपको जब बच्चों को एक जगह बुलाया जाता है, एक रात पहले उनको सारी प्रैक्टिस करा दी जाती है, सब कुछ कराया जाता है और उसके बाद उनको सेंटर पे छोड़ दिया जाता है। यही सेम जो आरोप लगे थे वो यूपी पुलिस की परीक्षा में, कि गुड़गांव के एक रिजॉर्ट में बसों में भरकर उत्तर प्रदेश से लोग वहां पर पहुंचे, तो वो एक फोटो वायरल हुआ था जो कि जिसपे तमाम आरोप थे। तो वही सेम पैटर्न की यहाँ इस बार भी बिहार में जिस तरीके से तमाम लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है, वो भी सेम पैटर्न है कि बच्चों को बुलाया गया, एक रात पहले जो आरोप लगे कि उनको सारे सवाल दिए गए और वही हूबहू जो है वहां पर। जी। अच्छा, मुझे याद है कि राजस्थान में पेपर हुआ था, उसमें भी यही पैटर्न था कि बस में बिठाकर बकायदा एक जगह और सारे पेपर लिखवाए गए थे, यानी पेपर लिखवाया गया था, और उसमें भी जब बवाल मचा था, तब हंगामा हुआ था, तब बात खुलकर सामने आई थी। 5 ऐसे नाम अब तक सामने आए हैं। संजीव सिंह, नालंदा बिहार से मास्टरमाइंड नकल माफिया। डॉक्टर शिव कुमार, नालंदा बिहार से, ये बाप बेटे, और इनकी कहानी वाकई में कहा जाए कि किस तरीके से ये पहले सॉल्वर गैंग में शामिल थे, उसके बाद पूरा एक तरह से कहा जाए कि पूरे मास्टरमाइंड बन गए पूरे गैंग का। डॉक्टर शुभम मंडल, ये पटना से, ये भी बिहार से नाता है। राजीव नयन मिश्रा प्रयागराज से, और रवि अत्री नाम का एक शख्स है जो ग्रेटर नोएडा से है, जिसका कनेक्शन है, और ये पांचों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि न सिर्फ ये यूपी के पेपर पर, जब जैसे पुलिस भर्ती की बात हुई, इतने बड़े पैमाने पर पहली बार भर्ती निकली थी, लेकिन वहां पर भी देखा गया कि उसी तरीके से पैटर्न निकला था, रटवा के बकायदा पेपर करवाया गया, 2 दिन बाद पता चला तो फिर भर्ती को रद्द करना पड़ा। और इतने बड़े पैमाने पर बच्चे तैयारी करते हैं, उनके सपने, उनके माँ बाप के सपने, उनके परिवार के सपने इसमें बिखर जाते हैं, और तब पता चलता है कि इतनी मेहनत के बाद अब न जाने कब भर्ती आने वाली है। अच्छा, ये बताइए जरा कि अब इस पर कार्रवाई क्या हो रही है नीट वाले मामले पर, और अगर ये पांचों पकड़े जा रहे हैं
या इनका पूरा गैंग, ये संभव है कि इनका नेटवर्क तोड़ा जा सकता है? क्योंकि ये एक परीक्षा नहीं, पिछले 5-7 साल से उठाकर देखिए, कोई ऐसी परीक्षा किसी भी राज्य में वो सफल नहीं हो पाई है। देखिए, ये जो पकड़े जा रहे हैं, इससे निजात कैसे मिलेगी, इसके पीछे एक जो कैलकुलेशन है अगर हम उस पर ध्यान दें कि अगर कोई भी परीक्षा हो रही है और सॉल्वर गैंग क्या होते हैं कि ये 50, 100, 150 यहाँ तक कि हजारों की संख्या में भी बच्चों को एक साथ वो कैप्चर करते हैं, वहां पे कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको एक बस में मान के चलिए कि 70 बच्चे आए और ऐसे ही उन्होंने 5 बसों में बच्चों को लेकर आए, तो वो जो आंकड़ा है ना कि एक बच्चे से 25 लाख या 30 लाख लिए, वो कई करोड़ों में जाती है। मतलब वो अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा होता है, इतना ज्यादा बड़ा कि कोई भी इतना तो विभागों में कभी घोटाला नहीं हो सकता है जितना एक आदमी जिंदगी में नहीं कमा सकता है। बच्चे से 10-10 लाख रुपए लिए गए। कहा जा रहा है कि जो एक स्टूडेंट था उससे 10-10 लाख रुपए लेकर और न जाने कितने बच्चों से इस तरीके से वसूला गया। सबसे बड़ी चीज कहीं तो है जिसको कहा जाता है कि सिस्टम में घून लगना, कहीं तो ऐसा है जो सिस्टम का ही कोई शख्स है जो इन लोगों से कांटेक्ट में होता है। जब ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पेपर, उसी दौरान ये लीक कर दिए जाते हैं। आखिर वो तरीका या फिर वो जो लूप होल है वो तो कहीं से इन लोगों ने ढूंढा होगा ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर सिस्टम के अंदर कोई बैठा है तो ये सरकार को क्यों नहीं पता चलता है। बिल्कुल, ये देखिए लूप होल वाली ही बात है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज लूप होल को लेकर है कि आखिर जहां वो प्रिंटर जहां पर छपाई हुई, उसके बाद जहां से ट्रांसपोर्ट होके आया, जहां पैकेजिंग हुई उसकी, और जहां पर उसको सुरक्षित रखा गया था और उन्हें एक रात पहले जो है जहां रखा गया, उसके बाद अगले दिन उनका पेपर होना था। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस में एक जगह कहीं ना कहीं जो सॉल्वर गैंग्स के ये लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं लूप होल निकालते हैं। अब एक जगह से किसी एक सेंटर में हजारों की संख्या में सेंटर्स होते हैं, अब उन हजारों में से कोई अगर एक सेंटर पे भी अगर लूप होल हो गया तो उस पे वहां से वो पेपर लीक होके तमाम उन छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है जो कि इस पूरे अपराध में भी शामिल हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ है एजुकेशन का, टीचर्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल निकल कर आया है, चाहे वो कोचिंग संचालक हों और वो हजारों की संख्या में। अच्छा, इसमें धर्मेंद्र प्रधान का बयान है कि एनटीए में सुधार की आवश्यकता है, यानी ये बात उन्होंने मान ली है कि नीट की जो बॉडी है जो पेपर करवाती है उसमें सुधार की आवश्यकता है। अफसर अगर दोषी पाए जाते हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं। यानी 3 दिन पहले सरकार के अधिकारी या मंत्रालय तो आपको नहीं पता था कि ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। बड़ी बात ये और 3 दिन के भीतर जब पूरा हंगामा मचा उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है ना। बिल्कुल, तो ये साफ दिखाता है कि कितने चुप शांत तरीके से ये जितने नकल माफिया है ये सिस्टम में घुसे हुए। नकल माफिया को भी पता है कि जब तक बड़ा मुद्दा उठेगा नहीं कोई नहीं कह सकता। मतलब नकल माफिया सबसे बड़ा फायदा किस चीज का उठा रहे हैं? नकल माफिया को पता है कि हम अगर ये जो पूरी गड़बड़ी कर भी देंगे ना तो सरकार अपने तरफ से खारिज करेगी, तो उन्हें एक एडवांटेज मिल जाता है। सरकार उनके लिए भले ही ना कर रही हो, लेकिन सरकार तब तक नहीं मानती जब तक पुख्ता सबूत ना हो। सिर्फ आरोपों के आधार पर सरकार ये नहीं कह सकती कि नकल हुई है, लेकिन अब जब सबूत मिले हैं तो उसके आधार पर सरकार ने एक कैरिकेचर बना है जिसमें बहुत शानदार एक तरह से कहा जाए कि तंज कसा गया है। पहली परीक्षा है जिसमें परीक्षा लेने वाले ही फेल हो गए, यानी एनटीए फेल हो गया। इतनी बड़ी परीक्षा ऑर्गेनाइज करवा रहा था और उसी के डिग्निटी पे सवाल खड़ा हो गया, उसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर अगर परीक्षा नहीं करवा सकता है तो फिर ये व्यवस्था करवाने की जरूरत क्या थी, या फिर पालियों में करवाया जाता, एक साथ इस तरीके से करवाने की क्या जरूरत थी जहां पर ये सब हो सकता था। अब ये कहा जाए कि वाकई में एनटीए को लेकर धर्मेंद्र प्रधान एक तरफ बोल रहे हैं, एक तरफ इस तरीके से लोगों के दिमाग में अगर ये सोच है या बच्चे कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये मुद्दा इसलिए भी इतना बड़ा हो पाया क्योंकि अगर नकल हो जाती और सिर्फ नॉर्मल लेवल पे ये सारी चीजें चलती, उतना ज्यादा बड़ा खबर नहीं निकल के आती। लेकिन हुआ क्या कि इस बार जो नीट की परीक्षा थी, जहां कई सालों से 1 या 2 बच्चे ही टॉप करते थे, मतलब 100% कभी कुछ साल तो आता भी नहीं था, तो इस तरीके से, लेकिन इस बार वो 67 पहुंच गई संख्या। तब जाके जब 67 पहुंच गई तब सारे के सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट और छात्र थे वो एक हुए कि हाँ, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद जो इस तरीके से खबरें आई, एडमिट कार्ड्स मिले, कई लोगों को, छात्रों को आइडेंटिफाई किया गया कि जिनकी स्थिति संदिग्ध लगी, उसके बाद ये पूरा एकजुट हुआ और मामला अब जो है बड़ा हो गया। अच्छा, उंगलियों पर अगर गिनवाया जाए तो कुछ सालों में यूपी आरओ एआरओ की जो पेपर लीक करवाया गया था उसमें जो हमने 5 नाम बताए हैं मोहित, यही नाम थे, यही 5 संदिग्ध थे। उसके बाद यूपी सिपाही भर्ती फरवरी मार्च में जो पेपर हुआ था, आपने देखा 60,000 के आसपास भर्तियां थी, उसको रद्द करना पड़ा, उसमें भी यही गैंग शामिल था।
बिहार टीचर भर्ती, इतने बड़े पैमाने पर भर्ती आई थी, उसको भी पूरी तरीके से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। और उसमें भी पर्चा लीक या पेपर लीक के बाद जो बवाल मचा था, सबको पता, पूरे हिंदुस्तान को पता है। उसमें भी यही बाप बेटे और ये 5 नाम थे। हरियाणा में पशु चिकित्सक की भर्ती आई थी, उसमें भी यही गैंग। अब सोचिए कहाँ से कहाँ इनका कनेक्शन है। हरियाणा में अंग्रेजी टीचर भर्ती आई थी और इसके अलावा सीटेट पेपर हुआ था, उसमें भी इन लोगों ने धांधली की थी, गड़बड़ी की थी। इसके बाद अब नीट की बारी आ गई। तो अगर ये देखा जाए तो पिछले 5-7 सालों में किसी भी राज्य में अगर पेपर लीक हुआ है या किसी पेपर में गड़बड़ी हुई है, इस गैंग का नाम जरूर सामने आया है, लेकिन कोई भी सरकार इनकी गिरबान तक पहुंच नहीं पाई थी। अब जाकर लग रहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी भी क्या ये गारंटी सरकार की तरफ से मिल पाएगी कि आगे आने वाले वक्त में जितने भी पेपर करवाए जाएंगे वो नकल विहीन होंगे? देखिए, या फेयर होंगे? सरकार तो पूरी कोशिश करेगी कि नकल जो है, इन नकल माफियाओं को निजात मिले, क्योंकि सरकार को सबसे बड़ा बैकड्रॉप इसी लोकसभा चुनाव में लगा, क्योंकि खास तौर पर जो नाराजगी एक थी कि वैकेंसीज को लेके, जो युवाओं को लेके कही गई कि वैकेंसी और नकल माफिया वाला है, तो सरकार तो चाहेगी कि ये चीज ना ही हो और बिल्कुल तरीके से खत्म हो। अगर लेकिन असल में मोहित, ये कहानी क्या है कि मुझे ऐसा लगता है राजस्थान सरकार इस बार अशोक गहलोत को इतना बड़ा टेंट पहुंचा था, इसमें ये सबसे बड़ा मुद्दा था, पेपर लीक वाला मामला जी। और अगर केंद्र सरकार इसको टैकल नहीं कर पाती है तो ये देश के भीतर बड़ा मुद्दा बन जाएगा। बिल्कुल, देश के भीतर तो ये मुद्दा बन चुका है, उसका रिजल्ट भी चुनाव में देख लिया, इसीलिए सरकार बहुत ज्यादा सजग है। अब ये मानिए कि आप अगर 400 लोगों को भी किसी नकल माफिया ने, मान के चलिए, उनसे डील हुई और हर बच्चे से 25 लाख लिए गए, यानी कि इस सिर्फ 400 बच्चों के कॉन्टेक्ट्स में, यानी कि आप जो है पूरा 100 करोड़ का ये पूरा खेल हो गया, सिर्फ 400 बच्चों। अगर ये आंकड़ा 4000 तक भी जाता है तो कितने, कहाँ तक जाएगा ये पैसा? और इसको बहुत ज्यादा बड़ी टीम नहीं है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो भी लोगों की कहानियां, पिछले चाहे हम यूपी कांस्टेबल वाली भर्ती की बात करें, वहां पर भी जो खबर आई थी ना, इसमें सिर्फ 6 से 7 लोग होते हैं। जो मेन माफिया होता है वो पूरा पैसा अपने पास रखता है, कुछ लोगों को 1 करोड़ 2 करोड़ दे दिया। नहीं, तो ये कैसे संभव है कि बिना किसी सरकारी अधिकारी के या फिर उस विभाग में बैठे किसी बड़े अधिकारी के बिना जानकारी की ये सब संभव हो जाए? क्या ये खेल ऊपर से नीचे चलता है, नीचे से ऊपर तक चलता है क्या? सरकारी आदमी बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व होता है तभी, क्योंकि सारी चीजें सरकारी अधिकारी या सरकारी टीचर या जो स्कूल में पेपर्स जा रहे हैं वहां पर रहते हैं। अब किसी टीचर को अगर माफिया जो है 10 करोड़ 1 करोड़ भी ऑफर कर रहा है, 10 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा, तो उसके लिए तो पूरा लाइफ की बहुत बड़ा अमाउंट हो गया उसके लिए। तो 100 करोड़ में से अगर किसी को 1 करोड़ देना पड़ रहा तो उसके लिए तो ये पूरा जो नेक्सस है, ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा जो है वो है, इसको टैकल करना। सरकार किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालती है, क्योंकि चैलेंज उसके भी सामने है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं की नाराजगी का उठाना पड़ता है। और जिस तरीके से हर एक परीक्षा पर ये आरोप लग जाते हैं कि इसमें भी नकल हुई है, यहाँ पर भी यहाँ पर पेपर लीक हुआ है, तो ये किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। तो उम्मीद अब ये करते हैं कि सरकार इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी। हालांकि एक एक करके अगर ये नाम सामने आ रहे हैं तो इनके नेटवर्क कहाँ तक फैले हैं, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। और जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जितने पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम से कम उनके सपने चकनाचूर ना हो। सरकार इस बात को लेकर आगे आश्वस्त करे, कार्रवाई करे, ताकि देश के में किसी भी राज्य में, देश में अगर कोई पेपर होता है या सेंट्रल जो गवर्नमेंट के अंदर पेपर होते हैं वो अगर लीक होने की स्थिति आती तो ये बहुत दुखद होता है, दोबारा ऐसी कंडीशन ना हो। इसीलिए इस बार फिलहाल ये उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन बहुत सारे नाम हैं जो अभी सामने आए हैं। अब इनसे जब इंटरोगेट किया जाएगा, इनसे पूछताछ होगी, तब जाकर पता चलेगा कि इस नेटवर्क में क्या वाकई में यही सब शामिल है या कोई बड़ा मगरमच्छ भी ऊपर बैठा है जिसकी वजह से ये सब संभव हो पा रहा। और पता तब चलता है जब पेपर रिजल्ट आ जाते हैं और हंगामा मचता है। इसलिए ख्याल रखिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। लेकिन सरकार से भी उम्मीद है कि सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे।